हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा, मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो भाई गब्बर सर आ चुके हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आ चुके हैं, आपके गप्पू भैया आ चुके हैं। और आज क्या लेके आए हैं भैया? बहुत दिनों से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की एक ही डिमांड थी। पता है क्या सर? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की थ्योरी का कुछ करिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की थ्योरी के बारे में कुछ करिए। तो मैंने क्या करा, आपके बेसिकली अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखा जाए तो मेनली तीन चैप्टर हैं जो थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सेकंड वन इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, थर्ड वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नोट्स बनाए हैंड रिटन, उसको पीपीटी में कन्वर्ट करवाया। देन आपके लिए मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लगा, उसको कन्वर्ट करवाया। फिर कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं थ्योरी में से, तो वो सब आज इसके सेशन में होने वाला है। आप लोग प्लीज सेशन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, आपके भाई की छोटी सी मेहनत कैसी लगी। इस वीडियो को अपने प्यारे प्यारे भाइयों को भी बताना कि भाई देख लो अच्छे से, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसमें से आपको पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जो आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है उसमें आपको गोल्डन रूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए बेटा। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, हमारा जो भी एक ट्रांजैक्शन होता है वो दो इफेक्ट लेके चलता है। एक इफेक्ट होता है आपका डेबिट और एक होता है क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन की वजह से एक जगह डेबिट होती है और दूसरी जगह क्रेडिट होती है। अगर हम दोनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो डबल एंट्री सिस्टम है, और अगर हम सिर्फ एक को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आपको राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैश बुक। कैश बुक क्या होती है बेटा? हम सारे के सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। पैसा आता है तो कैश के डेबिट में, पैसा जाता है तो कैश के क्रेडिट में। सिंगल कॉलम भी होती है, आपकी तरह आप भी सिंगल हो। डबल कॉलम कैश बुक भी होती है, मल्टी कॉलम भी होती है, और आपका पैटी कैश बुक भी होता है। पैटी कैश बुक इंप्रेस सिस्टम भी काफी इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो आपकी क्वेश्चन की फाइल है, ये आपको जब हमारा जो सिद्धांत बैच है ये फाइल आपको वहां मिल जाएगी। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लगाए हुए हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद गोल्डन रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने नोट्स से ये आपको बेहतरीन तरीके से करा दूं ताकि एक ही वीडियो में सब हो जाए, एक ही वीडियो में सब हो जाए। तो चलो मैंने आपके लिए फाइल तैयार करवाई है। पूरी रात बैठा मैंने कि यार बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए, बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए। थ्योरी में एक ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सबीआरएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मीन बाय एक्सबीआरएल, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, और इसके बारे में पूरा मैंने लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, हमारा जो बिजनेस है और जो हमारा फाइनेंशियल डाटा है उससे हमारी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ये सारी चीजें। अब थोड़ा समझा समझी चलते हैं, आइए। यहां से आपकी कहानी शुरू है। बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से समझते जाइएगा। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। नो ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। जितनी भी हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती हैं, जितनी भी हमारी पार्टनरशिप फर्म होती हैं, उनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि भैया आप अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करो।
ऑल कंपनी हैव ऑब्लिगेशन टू कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। बाकी जो भी कंपनीज हैं उन सबके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, एक ऑब्लिगेशन होता है कि भैया आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014। कहां लिखा हुआ है बेटा? प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट चैप्टर 9 सेक्शन 128 टू सेक्शन 138। ठीक है, इससे पहले किसके प्रोविजन चलते थे बेटा? कंपनीज एक्ट 1956। अब आपसे सेक्शन 128 क्या कहता है? रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन बाय अ कंपनी। क्या कहता है? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। सेक्शन 128 क्या कहता है? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन रखो, जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है आपके। ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। ब्रांच ऑफिस रिकॉर्ड ऑल्सो इंक्लूडेड। ट्रू और फेयर का मतलब क्या है? आपने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है उसका आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। आप बायस्ड नहीं होने चाहिए। आपकी कंपनी की जो ब्रांचेस हैं उनके रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन होने चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम एक्रूरल होना चाहिए। देखो, जो हमारा काउंटिंग स्टैंडर्ड बने ना, वो आपसे कहता है कि भैया कुछ चीजें तो हम अपने आप लेके चल रहे हैं, कुछ चीजें तो हम अपने आप लेके चल रहे हैं कि आप ऐसा करोगे ही, आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करोगे, आप गोइंग कंसर्न को फॉलो करोगे। तो ऐसे ही आपसे कह रहा है कि जो आपके अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स में आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करो और उन अकाउंट्स में आप एक्रूरल बेसिस को फॉलो करो। अदर लोकेशन अलाउड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुक्स को किसी और जगह इंडिया में रख सकते हैं। भैया आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको किसी और इंडिया में रख सकते हैं, बट वहां का कंप्लीट एड्रेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना पड़ेगा विद इन 7 डेज। इलेक्ट्रॉनिक मोड भी अलाउड है भाई। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखना चाहते हो तो वो भी अलाउड है। ठीक है, ये सब कौन कह रहा है? सेक्शन 128। मैनर्स ऑफ बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रखा है, बुक्स एक्सेसिबल इन इंडिया ऑल टाइम। भैया कभी भी कोई भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट देख सके। 1 अप्रैल 2023 के बाद इफ कंपनी यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देन इंक्लूड ऑडिट ट्रायल फीचर। 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आपकी कंपनी जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है तो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रायल का फीचर भी होना चाहिए। सर ये ऑडिट ट्रायल क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, इफ एनी चेंज इन ट्रांजैक्शन देन मेंशन रीजन व्हाट वाई और व्हेन। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए और हर ट्रांजैक्शन में अगर चेंजेस आए हैं तो उसका रीजन भी होना चाहिए। व्हाई दिस कोलवरी 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 दी। ठीक है, चलिए। फॉर्मेट सेम रखना चाहिए आपको, डाटा आपका अनचेंज्ड होना चाहिए, ब्रांच ऑफिस इंफॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, सेम ऐसे ही होनी चाहिए जैसे कि आपके ब्रांच से आई है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो आपका स्टोरेज आपका अच्छा खासा होना चाहिए, डेली आपको बैकअप करना चाहिए। ये सारी बातें आपको बोली जा रही हैं कि आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट है कंपनी की कैसे मेंटेन रखनी है, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद एड्रेस नोटिस फॉर्म एओसी 5। भैया ये मैंने आपको बताया था कि जब आप एड्रेस का इशू आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट किसी और जगह रखते हैं तो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को एड्रेस देना होगा। अगर मैं आप अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है किसी और जगह मेंटेन रखे हो तो वो आपको सेंड करना पड़ेगा और ये एड्रेस फॉर्म एओसी 5 में दिया जाता है। ठीक है, यस सर। उसके बाद पीरियड फॉर रिटेंशन। भैया कितने समय का हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कितना समय तक मेंटेन करके रखें, कितनी साल का डाटा हम अपने पास रखेंगे? कंपनी को अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड मिनिमम 8 इयर्स तक संभाल कर रखने होते हैं। आपकी जो कंपनी है उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, वो कब तक मेंटेन करके रखोगे? 8 साल तक। लेकिन सर मेरी कंपनी को तो खुले हुए 3 साल हुए हैं, है ना, 32 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो ये 36 लाख का लॉस कैसे हो गया? तो भैया अगर आपके जो बिजनेस है उसको खुले हुए 8 साल नहीं हुए हैं तो जितने साल हुए, 3 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, उतने साल के आप रिकॉर्ड रखो। ठीक है, यस सर। अब कुछ रूल्स। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ इफ नॉट फॉलो द रूल्स। अगर भैया ये रूल फॉलो नहीं हुए तो जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो भी होल टाइम डायरेक्टर हैं, सीएफओ हैं, इनको या तो मिनिमम पेनल्टी लगेगी 50,000 की या मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी 5 लाख रुपए की।
अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा जी हमारी जो बैलेंस शीट है, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट, ये सब क्या होता है बेटा? हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी में नॉट इंक्लूडेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट को मेंटेन नहीं करती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 129 ऑफ कंपनी एक्ट, अभी तक आपने बात सुनी सेक्शन 128 की, अब सेक्शन 129 क्या कह रहा है? सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कि भैया आपको ट्रू और फेयर व्यू देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो किसके हिसाब से होने चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए, उनको ही आपको फॉलो करना है। अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग आर ट्रू एंड फेयर। अगर ये कंपनियां हैं और इन्होंने जो हमारा सेक्शन 129 है उसके हिसाब से चीजों को नहीं किया है, तो अभी ये माना नहीं जाएगा कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर खुद के एक्ट काम कर रहे हैं। वो जैसे जो भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, उनको जैसा कहा जा रहा है वो वैसा मेंटेन करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो बोलता है वो करेंगे। सेम हमारा बैंकिंग कंपनी, क्योंकि इनके ऊपर 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके हिसाब से चलते हैं। सेम हमारा ऐसी कंपनी जो जनरेशन में इंगेज्ड है, इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई में इंगेज्ड है इलेक्ट्रिसिटी के, और उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, यानी इन तीनों को ट्रू और फेयर डिस्क्लोज करें ना करें, इनका जो एक्ट कहता है वो ये फॉलो करेंगे। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, if company have one or more than one subsidiary company, then company have to prepare financial statement along with consolidated financial statement। अगर आपकी एक या एक से ज्यादा होल्डिंग और सब्सिडी वाला रिश्ता है तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इफ नॉट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देन टेल द रीजन। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करा है, अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करा है बेटा, वैसे मेरे को फॉलो किया है ना अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया है तो बेटा रीजन बताओ। सेम रूल चलता है, सेम रूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इक्वल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रूल होता है वैसे ही आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है। नोट्स आप देख रहे हो कितने अच्छे हैं, रिवाइज के लिए भी आपका ये कितना अच्छा है। ये नोट्स आपको सिद्धांत बैच में मिल जाएगा हमारा। अगर वहां नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइएगा, मुझसे कनेक्ट करिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे कैसे मिलेगा। वैसे लिंक जहां तक है वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन, स्केड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है बेटा? सेक्शन 129 ऑफ द कंपनी एक्ट आपसे कहता है कि आप बैलेंस शीट बनाओगे जिसका वर्टिकल फॉर्मेट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्टिकल फॉर्मेट होगा। जो भी पहले आप लिखते थे स्केड्यूल उसको हटा के अब आप नोट्स टू अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपको दे रखा है तो उसको भी आप रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओगे, और कोई भी चेंज नहीं होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा। ठीक है, यस सर। अब स्केड्यूल 3 क्या कहता है? स्केड्यूल 3 कहता है पार्ट 1 बैलेंस शीट कैसे बनानी है और पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है। स्केड्यूल 3 आपसे कहता है कि पार्ट 1 बैलेंस शीट कैसे बनानी है और पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको कैसे बनाना है। ठीक है, यस सर। तो देखो बेटा, पहली बात करी जाए बैलेंस शीट की, अभी ये आपको ऐसे दिख रही है, अभी हम डिटेलिंग में देखेंगे 1 बाय 1। तो डिटेलिंग में देखें क्या, अगर दे रखी है तो? हाँ बेटा, डिटेलिंग में देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले हेडिंग आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो ये आपके पार्ट चल रहा है इक्विटी का और ये आपका पार्ट चल रहा है लायबिलिटी का। सबसे पहले आता है हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें क्या आता है बेटा? इसमें आपकी शेयर कैपिटल आती है, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें आपका रिजर्व एंड सरप्लस आता है, आपके सारे फायदे, आपका सारा नुकसान यहां आता है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट के अगेंस्ट जो पैसा आपको मिला है वो पैसा भी यहां पर आता है। आपके पास पैसा तो आ गया लेकिन अभी आपने शेयर्स अलॉट नहीं करे, वो उसका पार्ट है बेटा अलग से।
देन नन करेंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो लंबे समय की होती है वो नन करेंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और करेंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये इसी सीक्वेंस से आता है। आप इनका आप इनका सीक्वेंस आगे पीछे नहीं कर सकते बेटा, ध्यान रखिएगा, एज इट इज इसी सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, यस सर। अब इस चैप्टर में एक चीज और है, आपसे पूछा जा सकता है शेयर होल्डर्स फंड को बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करेंगे, नन करेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करेंगे, करेंट लायबिलिटी में बैलेंस शीट को कैसे डिस्क्लोज करेंगे, ये सारी चीजें। तो बेटा देखो, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर एट अ कॉर्पोरेट एंटिटी में इशू, आप कितने शेयर मैक्सिमम इशू कर सकते हो, उनकी फेस वैल्यू क्या होगी, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑथराइज शेयर कैपिटल में। उसके बाद करा नंबर ऑफ शेयर इशू, कितने शेयर आपने इशू करे, कितने सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड है, कितने सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड है, कितने सब्सक्राइब है जिसमें आपका बोनस शेयर भी इंक्लूड हो जाएगा, कितना कंसिडरेशन पैसे में आया है, और कितना पैसा अभी तक आपने मांगा नहीं, एक एक डिटेल आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। किसकी, नंबर ऑफ शेयर इशूड की। स्केड्यूल 3, फेस वैल्यू शेयर की आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, जो भी राइट्स हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शन है, किसके, इक्विटी शेयर्स के पास कौन कौन से अधिकार हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कौन कौन से अधिकार हैं, वो आपको अटैच करना होगा। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% शेयर, ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास 5% से ज्यादा शेयर उन्होंने होल्ड कर रखे हैं, उनकी लिस्ट अलग होगी। ऐसे पर्सन जिसने आपकी कंपनी के टोटल 5% से ज्यादा शेयर ले रखे हैं, उनकी लिस्ट अलग बनेगी। और आपने ईशॉप के लिए, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के लिए कितने शेयर अलग से आउटस्टैंडिंग रखे हुए हैं, उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। आगे चलते हैं। लास्ट 5 इयर्स के इवेंट आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। आपने शेयर इशू विदाउट कैश, आपने कितने शेयर विदाउट कैश इशू करे हैं। इफ पे फॉर डेप्ट नॉट डिस्क्लोज, अगर आपने वो किसी कर्जे को चुकाने के लिए करे इशू तो डिस्क्लोज नहीं करना। इफ लोन कन्वर्ट टू शेयर नॉट डिस्क्लोज, अगर आपने किसी लोन को शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो भी आपको डिस्क्लोज नहीं करना। ठीक है, बोनस शेयर आपने कितना इशू करा है, बायबैक आपने कितना करा है, ये सारी चीज आपको करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगला पार्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। देखो बेटा, रिजर्व में सभी तरह के रिजर्व आते हैं, कैपिटल रिजर्व भी होता है, डीआरआर भी होता है, कैपिटल सीआरआर भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, जनरल रिजर्व भी होता है। तो सभी को उनके रिजर्व के हिसाब से आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है बेटा, कैपिटल रिजर्व हमारा वो रिजर्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। रिजर्व ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, ऐसा पैसा, ऐसा रिजर्व जो डिविडेंड के लिए नहीं है। प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ प्रॉफिट शेयर, मतलब ये एग्जांपल है, कैपिटल प्रॉफिट जो होता है उस प्रॉफिट में से बनाया गया रिजर्व हमारा कैपिटल रिजर्व होता है। ठीक है, यस सर। अब सीआरआर क्या होता है, रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करते हैं या जब हम बायबैक करते हैं तो हम पैसा कहां डाल रहे थे, सीआरआर में, और उसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है, अलग हेडिंग सीआरआर में। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में और क्या किया जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज क्या क्या कर सकते हैं ये आपको मालूम होगा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड अंटिल सच डिबेंचर आर रिडीम, आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 10% बनाते हैं, जब तक उस डिवेंचर्स का पेमेंट नहीं किया गया तब तक आप बनाते रहोगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसको भी आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही शो करना है। ठीक है बच्चा, यस सर। अगला है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर आप इसको डिस्क्लोज करोगे तो कैसे डिस्क्लोज करोगे, शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट फॉर रिफंड पर्पस शोन एट द शेयर होल्डर फंड बिफोर नन करेंट लायबिलिटी, आपके पास पैसा आ गया लेकिन अब आप उसको वापस नहीं करने वाले, तो उस पैसे को आप नन करेंट लायबिलिटी में शो करोगे। कॉल्स पेड इन एडवांस शो इन अदर करेंट लायबिलिटी, जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया आपके पास इन एडवांस कहां शो करोगे, नन करेंट लायबिलिटी।
अगर आपने इफ इशूड कैपिटल इज मोर देन ऑथराइज कैपिटल देन शेयर एप्लीकेशन शोन इन द अदर करेंट लायबिलिटी। अगर आपने शेयर ऑथराइज से ज्यादा भी इशू कर दिए तो जितने ज्यादा इशू करें बेटा उसे आप करेंट लायबिलिटी में शो करोगे। ये इसका डिस्क्लोजर है, याद रखिएगा। चलो बेटा, उसके बाद आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग लंबे समय के कर्जे, जैसे कि बॉन्ड है, डिबेंचर्स है, टर्म लोन में फ्रॉम बैंक है, फ्रॉम अदर पार्टीज है। डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटी, जैसे पेमेंट इन फ्यूचर नॉट इमीडिएट, जब भी हम किसी का पेमेंट करने जा रहे हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे, कुछ टाइम बाद कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटी किस्तों में। डिपॉजिट, borrowings include deposit from public which are nature of borrowing, loan and advances from related parties, ये सारी चीजें हम इसमें दिखाते हैं। अब बैंक में लोन, अब ये बैंक वाला कौन सा है? ये बैंक वाला है बेटा टर्म लोन का। लोन रीपे पीरियड बिफोर 36 मंथ आर टर्म लोन, ऐसा पैसा जो 36 महीने के अंदर पे कर दिया जाएगा तो वो टर्म लोन होता है। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, कॉल मनी, इनको हम टर्म लोन नहीं कहते, इनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन, आपने कोई पैसा लिया है, उसके लिए कुछ गिरवी रखा हुआ है तो वो सिक्योर्ड बोरोइंग्स है, कुछ गिरवी नहीं रखा तो वो अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स है। कितना क्या किसके लिए रखा हुआ है, किस पैसे के लिए क्या सिक्योरिटी रखी हुई है, वो भी आपको पूरा का पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा बेटा जी। ठीक है, उसके बाद ये आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन का आप कैसे डिस्क्लोजर करोगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन जैसे कि प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, अगर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए तो यहां शो करना होगा। अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए तो उसको आपको इसके अंदर शो करना पड़ेगा। अदर मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और कोई और मैच्योरिटी है तो वो भी आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट बन जाएगा बेटा। ठीक है, यस सर। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होती हैं, कैसे डिस्क्लोज करते हैं? ऐसा पैसा जो आपको 12 महीने के अंदर पे करना है। लोन टेकन फॉर 3 ईयर विद अ 4 ऑपरेटिंग साइकिल शोन हियर, ये भी शो हो सकता है। सपोज आपने लोन लिया आपने 4 साल के लोन लिया, तीसरी साल बाद वो भी क्या बन जाएगा बेटा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और उसका पेमेंट हमें 1 साल बाद करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको यहां पर दे रखा है अदर करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। करेंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, ये सारी चीजें आपका अदर करेंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है और इसको आप ऐसे डिस्क्लोज करते हो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो आपको मालूम है, सारी एसेट्स को अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। कैश को अलग, बिल्डिंग को अलग, प्लांट को अलग, फर्नीचर को अलग, मशीन को अलग, सारी एसेट्स को आपको अलग अलग शो करना पड़ेगा। ऐसा उसका डिस्क्लोजर होता है। ये अगर डिस्क्लोजर आ गया तो मजा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद अंडर लीज मींस का मतलब क्या है? एसेट्स दिया गया है किराए पर तो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। अगर एसेट्स को किराए पर दिया गया है तो उसको बोलते हैं फाइनेंस लीज। अगर एसेट्स दिया गया है, आपने दिया है ऑपरेटिंग है, लिया है तो आपका क्या है? फाइनेंसिंग है। ठीक है, यस सर। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो कब हुआ सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का डिस्क्लोजर करते हो तो सब चीज कब हुआ, कैसे हुआ, सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 गाइडेंस को फॉलो किया जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 नॉट अलाउड। चलो बेटा जी, इंटेंजिबल एसेट्स में आपको मालूम ही है बेटा, ये सारी चीजें आती हैं, इनको कैसे कैसे आप डिस्क्लोज करोगे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट shall be classified as trade investment and other investment property equity instrument preference share, ये सारा क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यानी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक तरीके से। डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं पार्शियली विद इन 12 मंथ्स एंड बैलेंस अगेन आफ्टर 12 मंथ, अमाउंट रिडीम डिस्क्लोज एज करेंट एंड बैलेंस एंड नॉन करेंट। किसी डिबेंचर को आपने थोड़ा सा रिडीम कर दिया 12 महीने में, बाकी करोगे अगले 12 महीने में, तो जितना आपने रिडीम कर दिया वो आपकी करेंट में, और जितना आपने रिडीम नहीं करा बाद में करोगे वो नॉन करेंट में। यहां तक जितना हुआ है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं?
कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैश बुक क्या होती है, सब्सिडी बुक क्या होता है, पेटी कैश बुक क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी कंपनी डिस्क्लोज नहीं करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, सेक्शन 128 क्या कहता है, सेक्शन 129 क्या होता है, बैलेंस शीट में जो चीजें आपकी दे रखी होती हैं उसको आप डिस्क्लोज कैसे करते हो, वो सब चीज लिखी हुई है बेटा आपके लिए। ठीक है, यस सर। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस को कैसे डिस्क्लोज करोगे, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, कैपिटल एडवांस, रिलेटेड पार्टी, उसके बारे में आपको सारा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कैपिटल एडवांस में इंक्लूड होता है लॉन्ग टर्म लोन एडवांस। कहने का मतलब यह है बेटा, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारी मेन मेन हेडिंग है, जैसे कि करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, रिजर्व एंड सरप्लस, जो जो मेन हेडिंग है उन हेडिंग को अच्छे से देखनी है आपको कि इनको हम डिस्क्लोज कैसे करते हैं। बस हो सकता है क्वेश्चन आपका आ जाए डिस्क्लोजर के रूप में। एक्सपीआरएल क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको डिफरेंस दे रखे हैं, इंड एएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस दे रखे हैं, क्यों जरूरत पड़ी हमें इंड एएस की, क्यों जरूरत पड़ी हमें कन्वर्ट करने की, है ना। बाकी जो न्यूमेरिकल चैप्टर है उसकी थ्योरी आपको आती है, ये बात आपको भी नहीं पता, क्योंकि जब आपने उसके न्यूमेरिकल करे ऑटोमेटिकली आपको उसकी थ्योरी याद हो गई, तो उसमें आपको इतना डरना नहीं है। अब इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में क्या क्या आएगा बेटा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। Goods in transit should be disclosed properly. Finished goods means all finished goods and acquired for trading purpose shown under stock in trade. जो आपके गुड्स रास्ते में है उनको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो फिनिश गुड्स हैं मतलब वो पूरे के पूरे फिनिश हो चुके हैं, जो आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए एक्वायर किए उसे आप स्टॉक इन ट्रेड में शो करोगे। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है तो आपको मालूम है, डिस्क्लोजर में क्या लिखना है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ डिस्क्लोज सेपरेटली। कोई ऐसा पर्सन है जिससे पैसा आना है और 6 महीने हो गए पैसा नहीं आया, तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे कौन कौन लोग हैं। सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा, कितने सिक्योर्ड हैं, कितने अनसिक्योर्ड है और कितना डाउटफुल है। चलो बेटा, उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। अभी आपने देखा पार्ट 1 आपसे क्या कहता है कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है। पार्ट 2 बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो चीज जहां से आपके पास मेन अर्निंग है, आपके पास पैसा मेन कहां से आ रहा है, वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बाकी अदर इनकम जो आपका मेन नहीं है लेकिन पैसा तो आ रहा है, वो आ जाएगा अदर इनकम में, दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा टोटल इनकम। इसके बाद जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको आप जोड़ते जाओगे, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो भी हमारे खर्चे हैं सारे खर्चे 1 बाय 1 आते जाएंगे और इन खर्चों को जोड़कर आप माइनस कर दोगे किस में से, रेवेन्यू में से, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट में से आप टैक्स को माइनस कर दोगे और आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब यहां पर आपके लिए कुछ जानकारी वाली बात कही जा रही है। सबसे पहला, फॉर कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शैल डिस्क्लोज सेपरेटली इन द नोट्स। जैसे प्रोडक्ट को बेचा, सर्विसेज को बेचकर, सर्विस को देकर पैसा आया, कोई भी अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। लेकिन अगर फाइनेंस कंपनी है तो फाइनेंस कंपनी के लिए मेन रेवेन्यू क्या रहेगा, इंटरेस्ट हो गया, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ये सारी चीज हो गई, इसको आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट में आपका क्या क्या आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अदर बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, जब भी किसी से लोन लेते हैं उससे रिलेटेड है बेटा आपका। ठीक है, फिर एक थ्योरी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक थ्योरी में ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस किया है वो आपको शो करना पड़ेगा, और आपका जो कंटेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा मैटेरियलिटी होना चाहिए, जो जरूरी है वो होना चाहिए, पीरियड जो भी चेंजेस आए हैं वो होना चाहिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का भी आपको अलग से शो करना पड़ेगा। ये तो बात है बेटा आपके इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। अब मैं कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जो जो जरूरी है उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1,
डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इसका मतलब क्या है, आपने जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो ये कहता है कि आपने अपने अकाउंटिंग करने में जो भी पॉलिसी को फॉलो किया है उसको प्रॉपरली आप डिस्क्लोज करोगे। अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिंसिपल डिस्क्लोज करना होगा। इंपॉर्टेंट अजम्पशन अगर आपने यूज करा है तो उसको भी आप फॉलो करोगे, बताओगे आपने डेप कौन से मेथड से लगाया है, WDB से या SM से, आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे कर रहे हो, वो सारी चीज यहां पर आती है। ऐसा कहता है आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जो आपकी इन्वेंट्री है उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे बेटा। बेसिकली बात करी जाए क्लोजिंग स्टॉक की, तो अगर उसमें हमें दो वैल्यू दे रखी होती है, एक होती है कॉस्ट और एक होती है रिलायजेबल वैल्यू, दोनों में से जो कम होता है आप उसको ले लेते हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है बेटा, इन्वेंट्री की वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करना है। जो आपकी इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप किस तरह से शो करोगे, ये आपका बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। इन्वेंट्री वैल्यू, कॉस्ट और नेट रिलायजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, ये मैंने आपको बताया दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम ले लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें तो आपको सब मालूम है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है, ऑपरेटिंग में क्या लेना है, इन्वेस्टिंग में क्या लेना है, फाइनेंसिंग में क्या लेना है। सारा जो आपने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में ड्रामा देखा ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की वजह से है। तो इसमें तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या होता है, यू ऑलरेडी नो दैट। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। भैया आपने बैलेंस शीट बना दी, ये आपको लग रहा है कि जब मैंने बैलेंस शीट बनाई उस समय वो हैपनिंग नहीं हुई, उसके शायद बाद में हो जाए, ऐसे केस में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 को फॉलो करते हो। कंटिजेंसी, अनसर्टेन सिचुएशन रिजल्ट ऑफ बैलेंस शीट गेन और लॉस, ऐसी सिचुएशन जो आपको फायदा भी दे सकती है, जो आपको नुकसान भी दे सकती है। इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट बट बिफोर अप्रूवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, if chance of loss is high and amount can be estimate then create provision। अगर लॉस के चांसेस ज्यादा है, लॉस के चांसेस ज्यादा है और आप उसको एस्टिमेट कर सकते हो तो आप उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर दो, और अगर आप उसके चांसेस लो हैं तो नोट्स टू अकाउंट में शो कर दो कि यार शायद ऐसा हो सकता है। ऐसा कौन कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। नेक्स्ट है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्योर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कोई प्रॉफिट है, कोई लॉस है, कोई खर्चा है जो पिछले सालों का था हम डालना भूल गए, अब डाल रहे हैं, या हमने अपनी किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है, तो उसके लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 को कवर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्योर पीरियड आइटम, पुराने साल की गलती जो अब मिली है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सभी को अलग से शो करना पड़ेगा। आगे चलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो घर बनते हैं आपके, ये एक कॉन्ट्रैक्ट पर चलते हैं, इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो जितने भी ऐसा बिल्डिंग वाले काम चलते हैं उनमें चलता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वगैरह बनाते हैं। कंपनी इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना, हाईवे बनाना, तो भैया अपने रेवेन्यू को, अपने खर्चे को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, ये आपको कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लंबी ड्यूरेशन के होते हैं, रेवेन्यू को एक बार में नहीं कर सकते। भैया घर अभी तो बन जाएगा नहीं, इल्ला बिल्ला छू घर आ गया घर अभी तो बनेगा नहीं, बनने में टाइम लगेगा, और इसीलिए इनका जो रेवेन्यू का एस्टिमेशन है वो काफी लंबा होता है। ठीक है, यस सर। रेवेन्यू और कॉस्ट को अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से दिखाना होता है जिसमें कम हो रहा हो। किसकी बात हो रही है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और जब काम कंप्लीट होता है, उस ड्यूरेशन को समझकर रेवेन्यू कॉस्ट बताया जाता है। जब आपने डील करी और जब आपका पूरा बनके तैयार हो गया, इसके बीच के टाइम के हिसाब से हम रेवेन्यू और कॉस्ट को देखते हैं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज, जितना रेवेन्यू दिखाया जाता है। सपोज आपने 50 लाख का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर पूरा ठेका लिया, तो आपने कहा कि मेरा काम कंप्लीट हो गया 10%, तो आप रेवेन्यू कितना दिखाओगे, 5 लाख। मेरा काम कंप्लीट हो गया 20%, रेवेन्यू कितना दिखाओगे, 10 लाख। इस तरीके से ये बात हो गई। चलिए
उसके बाद है बेटा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। जब आपके पास पैसा आता है तो उस पैसे को रिकॉग्नाइज कब करना है। सपोज आपको सैलरी मिली, सपोज आपको रेंट मिला, तो ये बेटा जब आपने कमा लिया आप तब रिकॉग्नाइज करोगे, जब मिलेगा तब रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। आप कुछ बेच रहे हो तो बेटा जब वो डॉक्यूमेंट टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा ना, जब पोजेशन ट्रांसफर हो जाएगा आप तब उसको रिकॉग्नाइज करोगे। तो एक बिजनेस अपनी इनकम को कब और कैसे रिकॉर्ड करे, सेल्स ऑफ गुड्स जब कर रहा है तब, या कोई सर्विस दे रहा है, या किसी चीज को यूज करके एंटरप्राइज के रिसोर्सेज के हिसाब से वो परचेज सेल कर रहा है। फिर आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। इसको भी मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, यू ऑल नो फिक्स एसेट्स के बारे में बात हो रही है। एसेट्स को कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाकर टाइम के साथ वैल्यू कम हो जाता है। बैलेंस शीट में हम जो भी एसेट्स को दिखा रहे हैं हम मान के चलते हैं कि उन एसेट्स पर हमने डेप को माइनस किया है तब वो दिखाया जा रहा है। ठीक है बच्चा, यस सर। उसके बाद है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ये कवर करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। जो भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होगी ना उसका इफेक्ट हमारे डील्स पर, उसका इफेक्ट हमारे ट्रांजैक्शंस पर क्या पड़ेगा वो ये देखता है। अगर कोई बिजनेस फॉरेन करेंसी में डील करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे की जाए ये बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ये स्टैंडर्ड बताता है कि एक्सचेंज रेट चेंज होने पर कैसे डिफरेंसेस को रिकॉर्ड करें। एक्सचेंज रेट पहले 80 था 90 हो गया, अब चेंजेस को कैसे रिकॉर्ड करना है कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ठीक है, यस सर। उसके बाद बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। ग्रांट रिकॉर्ड ओनली व्हेन ऑल द कंडीशन सेटिस्फाई। अगर हमें गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल रही है तो ग्रांट आप जब ही शो करोगे जब आपने गवर्नमेंट के द्वारा बोली गई सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है बेटा। ठीक है, यस सर। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। स्टॉक इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है, कौन सा करेंट है, कौन सा नॉन करेंट है, कौन सा ट्रेड है, कौन सा नॉन ट्रेड है, सबको आपको किसके हिसाब से करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अगर आपने किसी कंपनी को परचेस कर लिया है या दो कंपनी मिलकर आपस में एक हो गई हैं, इसके लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को फॉलो करते हैं, जहां पर या तो मर्जर होता है या परचेज होता है। ठीक है, या तो मर्जर होता है या परचेज होता है। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगर कंपनी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कुछ खर्चा कर रही है, सैलरी है, वेजेस है, प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस है, अदर फैसिलिटी है, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जैसा बोलेगा वो चीज करनी पड़ेगी। रिकॉग्नाइज इन लायबिलिटी एक्सपेंस, सैलरी, बोनस, पेंशन वगैरह, ये सारी चीजें आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 को कवर करती है। फिर आपका वही बोरिंग कॉस्ट है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। अलग अलग बिजनेस सेगमेंट जैसे प्रोडक्ट। एडवांटेज क्या है, हेल्पफुल टू एक्सेस बिजनेस परफॉर्मेंस, आइडिया ऑफ रिस्क रिटर्न आपको मालूम पड़ जाता है, हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर्स टू टेक बेटर डिसीजन। इफ कंपनी हैव कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन सेगमेंट इन्फो कहां दिखाई जाएगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके भाई का छोटा सा आप कह सकते हो आपके लिए हेल्प थी अबाउट थ्योरी। इसमें आपका लगभग जो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है वो हो गया। देन बेटा जी आपका जो दूसरा है ना वो हो गया। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस बताना चाहूंगा, वैसे तो मैंने आपको बताए हैं, मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि अगर थ्योरी की बात करें बेटा तो डिस्क्लोजर में जो मेन हेडिंग है ना, इस बार एक क्वेश्चन डिस्क्लोजर का आ सकता है जहां पर या तो रिजर्व एंड सरप्लस या शेयर कैपिटल या फिर आपका कोई भी ऐसा पार्ट आपसे पूछा जा सकता है एज अ डिस्क्लोजर। देन उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और CRR, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और CRR, इसको आप देख सकते हो थ्योरी वाइज
न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, बट थ्योरी वाइज भी आप इसको देख सकते हो। XBRL एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, इसके बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 128 क्या कहता है। गोल्डन रूल्स क्या होते हैं बेटा अकाउंट्स में, और डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं वो करना है। और बेटा जो पहले चैप्टर में जर्नल एंट्रीज दे रखी है ना, कहने को तो ये मजाक हो जाएगा, बट एक बार जर्नल एंट्रीज को जरूर देख लेना, क्योंकि आपके बुक में दे रखी हैं, शायद वो आपके साथ मजाक कर दें खेलते खेलते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में बेटा जी आपको क्यों जरूरत पड़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ट करने की, इंड एएस क्या होता है, दोनों स्टैंडर्ड में फर्क क्या होता है, वो सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो फिंगर टिप्स पे धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस लिए है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस लिए है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस लिए है, सभी तरीके से। उसके बाद अगर बात आई शेयर्स की, तो शेयर्स में आप जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका यूज किस किस पर्पज से कर सकते हो, बायबैक क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, अंडर राइटर्स क्या होते हैं, इनमें थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है। क्यों? तो जब आपने इनके क्वेश्चंस करे तो आपको ऑलरेडी सारी चीजें मालूम पड़ गई। अब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे प्लीज बताओ कि और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या चाहिए। ये तो आपको मैंने दे दिया, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या हेल्प चाहिए अपने भाई की तरफ से, ये भी आप प्लीज बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप।